नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे गोपेश्वर। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का किया भव्य स्वागत। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा की व्यवस्थाएं शुरू। देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर हुई बैठक। कुंभ में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारियों को जल्द लगाए जाएंगे कोरोना वैक्सीन के टीके। बागेश्वर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हुई बैठक। जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। फ्रंटलाइन वर्कर को लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई जगहों पर भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की जताई आशंका। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां उत्तराखंड मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में राज्य संचालन समिति की बैठक संपन्न हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हेल्थ वर्कर को लगाए जाने वाले इस सप्ताह तक लगा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू किया जाना है। इससे पहले हेल्थ वर्कर का टीकाकरण पूरी तरह से पूरा कर लिया जाए। वहीं जागरूकता अभियान के माध्यम से वैक्सीनेशन के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जाए। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए माइक्रो प्लानिंग की जाए। वहीं मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि कुंभ 2021 के लिए एसओपी जारी हो गई है। इसके अनुसार कुंभ में लगे प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का वैक्सीनेशन किया जाना है, जिसके लिए अतिरिक्त वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए हरिद्वार जिले का विशेष व्यवस्थाएं करनी होंगी। वहीं वैक्सीनेशन का काम सफलतापूर्वक करने के लिए बीडीओ और एबीडीओ को लगाया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए उन्हीं के परिसरों पर व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संभव हो तो कलेक्ट्रेट परिसर, सीडीओ ऑफिस, तहसील, ब्लॉक पुलिस लाइन और एसडीएम ऑफिस में ही वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं की जाएं। वहीं मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि टीकाकरण के लिए किए हुए 2 सप्ताह से ऊपर हो गए हैं और टीकाकरण के बाद कोई प्रतिकूल बड़ी घटना सामने नहीं आई है, जिससे यह साबित होता है कि वैक्सीन सुरक्षित है। इसका प्रचार प्रसार कर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा सकता है। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में राज्य संचालन समिति की बैठक हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर का टीकाकरण शुरू किया जाना है। इससे पहले कि हेल्थ वर्कर का टीकाकरण पूरा हो, जागरूकता अभियान के माध्यम से वैक्सीनेशन के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर बैठक हुई है, क्या कुछ दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं? हाँ प्रगति, देखा जाए तो जो कोरोना वैक्सीन थी उसको आज 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं। वहीं जो चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश, उन्होंने यहाँ बैठक बुलाई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी आप विदिन वीक जो हेल्थ केयर लोग हैं उनको आप वैक्सीनेट आप पूरा कीजिए, फिर फ्रंट लाइन का काम शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हरिद्वार में जो कुंभ मेला होना है, जो वहां पर जो ड्यूटी पे लोग हैं, जितने अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, उनको भी वैक्सीन लगनी है और उनके लिए व्यवस्था की जाए कहीं तहसील या जिला मुख्यालय में या वहां मुख्यालय में किया जाए। तो इसलिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी आप जो हेल्थ केयर के लोग हैं इनको वैक्सीन लगा दीजिए। इसके बाद फ्रंट केयर जो लोग हैं उनका नंबर आना है और फिर ये कुंभ मेला भी शुरू हो रहा है। इसके लिए भी हमारे को जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट बताया गया, जो वहाँ जो ड्यूटी पर तैनात होंगे अधिकारी, जो भी लोग होंगे, उनको भी वैक्सीनेशन काम शुरू होना है और उसके लिए वैक्सीन की व्यवस्था भी कर लेगी। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी काम करिए ताकि आगे भी फ्रंट लेयर के बाद और उसके बाद जो कुंभ मेला में लोग हैं उनको भी वैक्सीन का काम शुरू होना है, ये तैयारी की गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 15 दिन हो गए हैं लोगों को वैक्सीन लगाते, कोई ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे कहीं वैक्सीन का कोई नुकसान हो रहा हो। उन्होंने कहा वैक्सीन पूरी तरह सफल है और इसके बारे में ज्यादा से जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। जी बिल्कुल कमल जी, इस दौरान मुख्य सचिव का कहना है कि प्रचार प्रसार फैलाया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। कैसे वैक्सीनेशन का प्रचार कैसे ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए जानकारी मिल पाएगी? जी प्रगति, वही चीफ सेक्रेटरी जो ओम प्रकाश है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा बीच में ये भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, कुछ इस टाइप के
सोशल मीडिया में अन्य जगह ये बातें आ रही थी कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, जल्दबाजी में वैक्सीन का निर्णय लिया गया है, ये है। तो उन्होंने कहा कि लगभग 15 दिन हो गए, पूरे देश में कई लाखों लोग को वैक्सीन लग गई है, उत्तराखंड भी काफी लोगों को लग गई है, कोई ऐसा रिएक्शन का मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया अभी तक, कोई ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि यही कहा है, उन्होंने कहा ये जो वैक्सीन है पूरी तरह सुरक्षित है और ये सभी को लगनी है। उन्होंने सबसे बात कहा, उन्होंने कहा इसके लिए जागरूकता, लोगों को जानकारी दी जाए। जो लोगों में भय था, जो लोगों में संशय बना था कि वैक्सीन ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इससे जागरूक अभियान भी चलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दी जाए ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीन का काम शुरू किया जा सके। जी कमल जी, इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों की जिम्मेदारियों को तय करते हुए कहा है कि माइक्रो प्लानिंग की जाए। माइक्रो प्लानिंग का क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है, माइक्रो प्लानिंग कैसे होगी और इसके तहत कैसे अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएंगी? जी बात करें तो माइक्रो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि इसका पूरा आप प्लान तैयार कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा 15 दिन हो गए, पहले हमें इन लोगों को लगानी, ये काम खत्म हो, इसका हेल्थ केयर वाला जब काम खत्म हो जाएगा तो जो फ्रंट लेयर के लोग हैं उनको लगानी है। फिर सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कुंभ मेला शुरू हो रहा है 2000 और काफी, जिसमें काफी लोग ये आने की संभावना भी है और काफी लोग वहां पर तैनात भी हैं, उनको वैक्सीन कैसे लगाई जाए, उनके लिए कैसे व्यवस्था की जाए, उनको कैसे कहाँ वैक्सीन लगाई जाए, कैसे तरीके से की जाए, इस चीज की उन्होंने व्यवस्था पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा इसके लिए भी जल्दी से एक प्लानिंग, पूरा प्लान तैयार कर लिया जाए कि जल्दी से जल्दी जो वहां लोग हैं, जो वहां ड्यूटी पे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका भी वैक्सीनेशन किया जा सके जब ये कुंभ मेला शुरू हो, तो ये चीजें सारी पूरी कर ली जाए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा इसके लिए भी सारी प्लानिंग कर ली जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कमल जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे सबकी बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गोपेश्वर पहुंचे हैं। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गोपेश्वर पहुंचे हैं, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी लेंगे मुख्यमंत्री। तो सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोपेश्वर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान बीटी कॉलेज गोपेश्वर के जिम हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज कंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, गोपेश्वर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इस दौरान? जी प्रगति, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज चमोली जिले के भ्रमण पे हैं, तो वो 10 बजे को दुर्मी ताल के लिए हम आए थे। दुर्मी ताल में उन्होंने कार्यक्रम में संबोधित किया और दुर्मी ताल में चाहे सड़क हो, चाहे स्कूलों की यहाँ पे घोषणा की गई और दुर्मी ताल पर्यटन को क्षेत्र में विकसित करने के लिए उसको जोर दिया है। और वहीं आज जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है तो बिल्कुल नीरज, इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी लेंगे, क्या कुछ अहम मुद्दे शामिल हो सकते हैं बैठक में? जी प्रगति, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जो समीक्षा बैठक होगी उसमें जो विकास कार्य हैं, जो आगे जो कार्य रुके हुए हैं, जो कोविड-19 की वजह से कार्य यहाँ पे रुके थे, उनको लेकर तमाम यहाँ पे समीक्षा की गई और जो रुके हुए कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए समीक्षा बैठक ली जाएगी। जी बिल्कुल नीरज, इस दौरान पीजी कॉलेज में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, वहीं युवाओं से संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री। जी प्रगति, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पीजी कॉलेज में पार्टी के कार्यकर्ताओं से है, तो वहां पे युवाओं को भी का भी संबोधन वो करेंगे। युवाओं को कुछ नई जानकारी वो यहाँ पे देंगे और जो 2022 का जो चुनाव होने वाला है उसके संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी यहाँ पे बैठक लेंगे। जी बिल्कुल नीरज, गोपेश्वर दौरे पर है मुख्यमंत्री, इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ देखने को मिल रही है? जी प्रगति, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का यहाँ पे कार्यक्रम है, तो जहाँ चप्पे चप्पे पे जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी है, ये चाक चौबंद यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिल रही है। जी प्रगति। नीरज, इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा संचालित निःशुल्क प्रेरणा कोचिंग सेंटर का भी निरीक्षण करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री।
जी प्रगति, बिल्कुल आपको बता दूं, जो यहाँ पे पहाड़ी संग्रहालय है, साइंस लैब है, उसका मुख्यमंत्री आज अवलोकन करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जो दिनेश जोशी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ पर उद्घाटन होना है। उसके बाद जिला स्तरीय तमाम जो बैठकें उनको संपन्न करने के बाद शाम को 5 बजे यहाँ से रवाना होके और रात्रि विश्राम तिलवाड़ी जीएमवीएन तिलवाड़ा में करेंगे। जी प्रगति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, जहां जिला अधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीन को लेकर बैठक हुई। आपको बता दें कि जिले के फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए जाने वाले कोविड वैक्सीन के संबंध में नोडल अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक हुई। वहीं बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीडी जोशी ने जिला अधिकारी को अवगत कराया कि वर्तमान तक जिले के 1209 स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी सेविकाओं को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है और ऐसे लाभार्थी जो संबंधित तिथि पर टीकाकरण केंद्र पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उन्हें दूसरे दिन टीकाकरण किया जाएगा। वहीं जिला अधिकारी ने स्वास्थ्य और संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के पहले चरण में, जिसके अंतर्गत हेल्थ वर्करों, आंगनबाड़ी वर्करों का टीकाकरण किया जा रहा है, उसे हर हाल में इस सप्ताह में पूरा किया जाए, जिसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही जल्द ही फ्रंटलाइन वर्करों का टीकाकरण भी किया जाए। इसके लिए यह जरूरी है कि फ्रंटलाइन वर्कर से संबंधित संपूर्ण डाटाबेस के अनुरूप उनके कार्यस्थल के नजदीक वैक्सीनेशन केंद्र की स्थापना की जाए, जिससे 100% टीकाकरण किया जा सके। तो बागेश्वर में कोरोना वैक्सीन को लेकर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। आपको बता दें कि इस दौरान जिला अधिकारी ने आदेश दिए कि जल्द से जल्द फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण किया जाए। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो टीकाकरण किया जाना है, इसके लिए जरूरत है कि फ्रंटलाइन वर्कर से संबंधित पूरा डाटाबेस उनके कार्यस्थल के पास ही नजदीकी वैक्सीनेशन केंद्र की स्थापना की जाए और पूरा डाटाबेस फ्रंटलाइन वर्कर्स का लिया जाए, जिससे जल्द से जल्द सभी हेल्थ वर्कर्स को टीका लगवाया जा सके। आपको बता दें कि जिला अधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीन को लेकर बैठक हुई। इसमें तमाम चर्चाएं हुई, जिसमें जिला अधिकारी ने यह निर्देश दिए कि सभी को जल्द से जल्द टीका लगाया जाए। इसके लिए जरूरी यह है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के कार्यस्थल के पास ही वैक्सीनेशन केंद्र की स्थापना की जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीन को लेकर बैठक हुई है, जिला अधिकारी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? बिल्कुल प्रगति, मैं बताना चाहूंगा, जिला अधिकारी विनीत कुमार ने आज बैठक ली और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अगर बात की जाए जो पहले फ्रंट लाइन पे उनका कम से कम 1209 स्वास्थ्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे, उनकी पहली डोज लगी है। अब दूसरी दफा डोज जो लगनी है वो 19 फरवरी को लगनी है। तो इसी को लेकर सभी अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों से उनके साथ बैठक कर वहां पर जो दूसरे डोज लग रहे हैं उनके स्वास्थ्य कर्मी, उनके साथ भी बैठक ली और उनको सभी चिकित्सा अधिकारियों को जो नोडल अधिकारी बना के उनको भी निर्देश दिए हैं कि इन सभी व्यक्तियों की 19 फरवरी को दूसरी डोज लगाई जाए और उस दिन से दूसरा कार्य प्रारंभ की जाए। अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि जिनकी ये पहली डोज लग चुकी है उनको जल्द से जल्द सूचना दे ताकि वो सही समय पर दूसरी डोज लगाई जाए। और बात की जाए तो जो दूसरी डोज है उनको भी उपलब्ध चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रथम चरण था हेल्थ वर्कर की बात की जाए, आंगनबाड़ी करता, इनका टीकाकरण किया गया है। और उन्होंने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को सूचना नहीं मिलती है तो ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए। अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि तकरीबन 1018 लोगों का डाटा तैयार हो चुका है, जिसमें नगर पालिका जो नगर पालिका और नगर पंचायत के जो 136 लोग हैं उनका दूसरी डोज लगाई जाएगी। इसके साथ पुलिस, होमगार्ड, पुलिस की बात की तो 498 होमगार्ड। जी बिल्कुल अमित, इस दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए उनके ऑफिस के पास टीकाकरण केंद्र का स्थापना की जाए। ऐसा कहना है जिला अधिकारी का कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके ऑफिस के पास वैक्सीनेशन केंद्र की स्थापना की जाए, जिससे 100% कोरोना टीकाकरण हो सके। बिल्कुल प्रगति, मैं बताना चाहूंगा कि जिला अधिकारी ने निर्देश दिए हैं। इसका जो टीकाकरण केंद्र की बात है, पुलिस लाइन में उनार की नगर पालिका परिसर के तहसील है बागेश्वर, वहाँ का पोर्टल आदि जगह में टीकाकरण किया जा चुका है।
इन्हीं जो स्थल बना के टीकाकरण यहाँ पर केंद्र जो दूसरी डोज लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन की वो यही लगाई जाए। इसको भी जो यहाँ पर जो भी कुछ यहाँ पर खामियां थी जो बढ़ती थी उससे पहले उन्होंने सभी अधिकारी को निर्देशित किया। यहाँ पर जो जल फर्नीचर आदि की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। इसके साथ जो छूट रखे इस वैक्सीन में कोरोना बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इस खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे सबकी बड़ी खबर का, जहां कोविड-19 में तैनात डॉक्टर्स को और कार्मिकों को 11-11 हजार रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह ऐलान किया है कि कोविड-19 में तैनात डॉक्टरों और कार्मिकों को 11-11 हजार रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक कार्यक्रम में चिकित्सकों और हेल्थ वर्करों के लिए घोषणा की थी, जिसके तहत कोविड-19 में तैनात डॉक्टर और कार्मिकों को 11-11 हजार रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये घोषणा की थी। एक कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी, जहां डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों के लिए ये घोषणा थी, जिसमें उनका कहना कि डॉक्टरों को और हेल्थ वर्कर्स को 11-11 हजार रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। वहीं कोविड-19 के खिलाफ जंग में हमें निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा भी कहना है मुख्यमंत्री का। कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चरणबद्ध तरह से सफलतापूर्वक चल रहा है, ये भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम के दौरान घोषणा की थी, जिसके तहत डॉक्टरों को, चिकित्सा अधिकारियों को और हेल्थ वर्कर्स के लिए ये घोषणा, जिसमें 11-11 हजार रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री को यूजेवीएन द्वारा सर्वोच्च लाभांश रुपए 40.01 करोड़ का चेक किया भेंट। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूजेवीएन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपए 123.01 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है। आपको बता दें कि अभी तक 923.43 करोड़ की सर्वोच्च ऊर्जा बिक्री की गई है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री को यूजेवीएन द्वारा सर्वोच्च लाभांश 40.01 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहां निगम द्वारा पिछले सालों से सरकार को निरंतर लाभ दिया जा रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री को यूजेवीएन द्वारा सर्वोच्च लाभांश रुपए 40.01 करोड़ का चेक भेंट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वित्तीय वर्ष 2019-20 में 123.01 करोड़ रुपए का चेक लाभान्वित किया गया। वहीं अभी तक 923.43 करोड़ की सर्वोच्च ऊर्जा बिक्री की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री को यूजेवीएन द्वारा सर्वोच्च लाभांश 40.01 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया गया है। आपको बता दें कि निगम द्वारा पिछले सालों से सरकार को निरंतर लाभांश दिया जा रहा है, जिसके चलते सर्वोच्च लाभांश 40.01 करोड़ का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया गया है। सीएम ने यूजेवीएनएल द्वारा प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूजेवीएनएल द्वारा प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने यूजेवीएनएल की सराहना की है, इनके प्रयासों की सराहना की है, जिसके चलते मुख्यमंत्री को निरंतर लाभांश दिया जा रहा है, जिसके चलते 40.01 करोड़ का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में आज से अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 4 और 5 फरवरी को ज्यादातर इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। इस बारिश और बर्फबारी से खेती के लिए लाभदायक हो सकता है। की बात करें, आज 3 फरवरी है, तो आप देख रहे हैं कि आज जो है
जो गढ़वाल क्षेत्र है खासकर उसमें बदलियां आनी शुरू हो गई है और ये बादल और बढ़ेंगे और इसकी वजह से जो ये पश्चिमी विक्षोभ असल में निकल रहा है तो आज और कल इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है। जैसे पहले 4 और 5 में लग रहा था कि इम्पैक्ट ज्यादा होगा, लेकिन अब यही दिख रहा है कि जो है आज 3 से ही शुरुआत हो जाएगी रात शाम से और ये जो है 5 के शाम तक ये चलने वाला। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 तारीख रात शाम से लेके और 5 तारीख रात शाम तक जो करीब 48 घंटे है इसके दौरान एक्टिविटी रहेगी और जो 4 तारीख है उसमें जो पीक जो एक्टिविटी का वो रहेगा। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आपको बता दें कि जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अगले 2 दिनों तक राज्य में मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल सकता है। जी प्रगति, बिल्कुल मौसम विभाग ने इसका जो है पहले ही पूर्वानुमान जताया है कि आज से जो है प्रदेश भर में अगले 48 घंटों तक जो है जो मैदानी इलाकों यहाँ पर बारिश और जो पर्वतीय क्षेत्र है 2500-3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर वहाँ पर जो है बर्फबारी की संभावना जताई है। अगर मौसम की देहरादून की अगर बात करें तो अभी यहाँ पर जो देहरादून के कई क्षेत्रों में जो हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है और आज खुद मौसम जो निदेशक हैं विक्रम सिंह, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि प्रदेश में आज से जो है एक्टिविटी प्रदेश में बढ़ेगी और खासकर जो 4 और 5 फरवरी को है प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में जो अधिकांश क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर जो है बर्फबारी की संभावना अधिक होगी और जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें जो है हल्की कहीं पर बारिश और मध्यम बारिश की भी संभावना जताई है। जी विकास, इस दौरान मैदानी इलाकों में बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में ओले गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। प्रशासन के क्या कुछ प्रबंध हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ठंड बढ़ेगी, आने वाले कुछ दिनों में बारिश होगी जिससे ठंड बढ़ेगी। वहीं जो लोग सड़कों के किनारे रहते हैं उनको इस समय में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो प्रशासन कितना तैयार है इस स्थिति को लेकर? जी बिल्कुल प्रगति, अगर प्रशासन की और सरकार की तैयारी को लेकर गई थी, जिस तरीके से जो है मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 और 5 फरवरी को जो है प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जो है पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में जो है बारिश हो सकती है। तो इसको लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां कर दी गई है। मौसम विभाग ने जो है सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो अपने जनपद है उनको सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दिया जाए। यहाँ अगर देहरादून की बात करें जनपद की, तो यहाँ पर जिला प्रशासन ने चाहे रेल बसेरे हो या फिर जो रेलवे स्टेशन हो गया या फिर बस अड्डे हो गया, इन पर जो है आला की व्यवस्था की है ताकि जो राह चलते लोग हैं या फिर जो पर्यटन आते हैं या फिर जो सड़क पर रहते हैं उनके लिए भी ये तमाम तरीके की जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दिए गए। मौसम विभाग ने, क्योंकि इससे पूर्व की अगर प्रगति बात करें तो कुछ दिन पहले जो है मौसम का मिजाज बिल्कुल उत्तराखंड में साफ था, लेकिन सर्द हवाओं का दौर लगातार जारी था। आगे भी मौसम विभाग ने बताया कि अभी ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो खासकर मौसम विभाग ने जो अपील भी की है लोगों से, जो बुजुर्ग हैं या फिर गर्भवती महिलाएं, उनको जो है ठंड से बचने की जो है सलाह भी दी गई है। जी बिल्कुल विकास, जहां एक तरफ जनता के लिए ये परेशानी हो सकती है, लेकिन किसानों के लिए ये खुशी की खबर है, क्योंकि बर्फबारी से, बारिश से खेती को और फसलों को काफी फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रगति काफी लंबे समय से जो है जो किसान हैं उनके लिए उम्मीद जताई जा रही थी कि उम्मीद लगाए बैठे थे कि कब बारिश होगी, कब बरसात होगी। क्योंकि खेती के लिए जो है बारिश बहुत महत्वपूर्ण है और ये बारिश जो मौसम विभाग ने साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जो ये बारिश है जो अगले 2 दिनों में जो यहाँ पर होने वाली है उत्तराखंड के प्रदेश के अनेक जनपदों में कहीं न कहीं जो किसानों है उनके लिए लाभप्रद हो सकता है। जी बिल्कुल विकास, इस दौरान मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लोगों से अपील की है घर में रहने की, क्योंकि इस दौरान सरकार के द्वारा रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है। क्या इस दौरान रैन बसेरों में क्या कुछ सुविधाएं जनता को दी जा रही हैं? जी बिल्कुल प्रगति, रेन बसेरों की अगर बात करें तो यहाँ जिला प्रशासन ने जो पहले रेन बसेरे बनाए गए हैं, जो बाहर जो गरीब असहाय लोग रहते हैं उनके लिए रेन बसेरे में पूरे तरीके से जो है सुव्यवस्थित कर दिया गया है। दूसरी ओर देखें प्रगति, तो जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि ज्यादातर जो है
बर्फबारी होती है तो जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाती है। तो उसको लेकर राज्य सरकार ने जो पीडब्ल्यूडी विभाग है या फिर जो भी इससे जो एसडीआरएफ है उन सभी को अलर्ट मोड तक दिया गया है कि अगर कहीं पर जो सड़कें अगर बर्फबारी से जो बंद हो जाती है तो वहां पर जो है रोड रोलर या जेसीबी पूरी पर्याप्त मात्रा पे, कहीं पर जो ज्यादातर जो ऐसी जगहें हैं जो जहां पर लैंडस्लाइड होता है तो वहां पर तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी है ताकि जो जिला जो ग्रामीण क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, उनका जो है जिला मुख्यालय से संपर्क न टूटे और किसी भी प्रकार की जो है आम जनता को कोई परेशानी न हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ ओले गिरने की संभावना भी जताई है, जिसको लेकर 4 और 5 फरवरी को अधिकांश इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए देवभूमि उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।